नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके। ठीक है, देखिए आज की शुरुआत करते हैं क्लास की एक कबीरदास जी के दोहे के साथ। दोहा कुछ इस प्रकार से, अगर मैं भूल गया तो थोड़ा समझ जाना बात को। ठीक है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए संत कबीर। ठीक, देखो होता क्या है कि हमें चिंता जब हम करते हैं तो वो चिंता चिता दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बताया गया है। हमें बचना चाहिए कि हम खासकर बहुत ज़्यादा मानसिक विकार ना लें, डिप्रेशन में ना जाएं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। ये एक समस्या है। थिंक गुड, ओवर थिंकिंग वेरी बैड। ठीक, तो बचना चाहिए। हमेशा अपने पॉजिटिव रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ समर्पित रहिए और मेहनत से काम करिए। आप देखोगे कि लक्ष्य मिलेगा यार, ऐसा नहीं है। जब हम मेहनत करेंगे, एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, एक प्लानिंग के थ्रू, एक योजना के थ्रू आगे बढ़ेंगे, एक एक पहलू पर ध्यान देंगे, तो सफलता मिलने के जो चांसेस है वो ज़रूर इंक्रीज़ हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। देखिए, श्योरिटी तो जीवन में कुछ भी नहीं है, अनिश्चितता है, इसलिए तो जीवन का आनंद है। अगर सब कुछ निश्चित हो जाएगा तो जीवन का आनंद ही नहीं रहेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले लास्ट क्लास में हम आप लोगों से बात कर रहा था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। उसमें मुझे आपको बस एक चीज़ बतानी थी। वहाँ पर मैंने अध्यक्ष का जो कार्यकाल बताया था वो मैंने बताया था 5 वर्ष या 70 वर्ष, यानी कि जो भी पहले हो वो। लेकिन हुआ क्या था कि इसमें 2019 में संशोधन किया गया था, जहां बहुत सारे बदलाव हुए थे। उन संशोधन के अंदर एक बदलाव ये भी था कि अध्यक्ष के कार्यकाल को घटा करके 3 वर्ष करा गया था और 70 वर्ष वही सेम था जो भी पहले। तो आप उसे अपनी कॉपी में अपडेट कर लेना, उसे कार्यकाल को, अध्यक्ष के कार्यकाल को, मतलब कि NHRC के जो अध्यक्ष के कार्यकाल है उनका 3 वर्ष या 70 वर्ष होगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, NHRC का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? वो दिल्ली के अंदर है। आप ये भी ध्यान रखेंगे। और वर्तमान के अगर अध्यक्ष डालना चाहो तो वो आप डाल देना, वो अरुण कुमार मिश्रा हैं। वर्तमान अध्यक्ष डालना चाहो तो डाल देना अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। देखिए, मैं थैंक्स करता हूँ जो लोग पढ़ते हैं लगातार और बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इसमें कोई गलती है तो वो कमेंट करते हैं। तो मैं बिल्कुल इस प्रयास को आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, हम भी उसी राह के साथी हैं जिस राह पे आप, ठीक, साथ मिलकर के चलना है। तो अगर कोई आपको लगता है कि शायद कोई भी डाउट भी लगता है, कोई गलती लगती है, तो आप उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालें कि देखिए अगर किसी ने डाला मुझे तो मैंने फिर उसका आंसर भी जाना, फिर मैंने देखा। पहले यही होता था, पहले 5 वर्ष ही होता था, 70 वर्ष ही होता था, लेकिन 19 में संशोधन के बाद ये हुआ। ठीक है, तो मैं इससे अपडेट नहीं था, तो ये ध्यान रखिए। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें कभी कभी गड़बड़ हो सकती है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है। देखिए, गलती नहीं होनी चाहिए। हमारा मेन मोटो क्या है कि सीखना है और अपने एग्जाम में क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात देखो, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात एक यहीं पे बताना, मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार परिषद, ठीक है मेरे बच्चों। और मानवाधिकार परिषद की बात करूँ तो ये 2006 में बनी है और ये UN का प्रयास है और इसके अंदर जो कुल सदस्य देश है बच्चे वो 47 हैं। ठीक है, 47 देश सदस्य। बस इसे दिमाग में रख लेना मानवाधिकार परिषद को। बाकी आज की क्लास चले शुरू करते हैं। पहले पॉलिटी की बात करेंगे और फिर उसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये नोट कर लेना अच्छे से। चलो देखो, हम लोग जो बात करेंगे आज वो मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में कई बार बनते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ही चलूँगा, पेपर को देख करके चलेंगे। समय बहुत कम है, इसीलिए मौलिक अधिकार को जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, मौलिक अधिकार क्या है? देखो, मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि एक तरीके से अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि अगर आप मान लें कि हमारे संस्थान के साथ जुड़ते हैं, या मैं कहूँ आप अगर हमारे YouTube चैनल से जुड़ते हैं, तो वहाँ आपको हम कुछ सिक्योरिटी देते हैं। पहली चीज़, कंटेंट का वादा करते हैं कि आपको कंटेंट मिलेगा। दूसरी बात, आपको बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। तीसरी बात, आपको ये भी वादा आता है कि आपका प्रत्येक पल साथ दिया जाएगा। चौथी बात, आपको गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे वादे मैं कर सकता हूँ। तो ये सब क्या है? एक अधिकार है उस बच्चे का जो क्या कर रहा है, हमें देख रहा है। उसी तरीक़ा से जब भारत देश बना, तो भारत देश बनने के साथ ये सोचा गया, ये जाना गया, इस पर विचार करा गया कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा
उसे भारत में होने के कुछ अधिकार भी मिलने चाहिए, वो उसके जन्मसिद्ध अधिकार होंगे, यानी कि वो उसके मूल अधिकार होंगे, बेसिक अधिकार होंगे, मौलिक अधिकार होंगे। ठीक, वो क्या क्या है क्या क्या नहीं है उन सबको जानेंगे, लेकिन मौलिक अधिकार आप समझ गए, क्लियर सी बात है। यानी कि मेरे अधिकार, एक तरीके से अगर हम बात करें तो भारत का जो संविधान है, संविधान के भाग 3 के अंदर क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार। भाग 3 का मतलब ये उसी तरीके से है कि अगर मैं एक संविधान की पुस्तक आपके सामने बनाता हूँ तो इस पुस्तक में क्या है, अगर आपने और भी किताबें देखी होंगी तो वहाँ पे कैसे होता है कि कुछ पेज लिए और क्या बन गया, पार्ट 1 चैप्टर 1, तो इसी को हमने कहा भाग 1। ऐसे कुछ पेज, कुछ चैप्टर लिए, कुछ अनुच्छेद लिए, भाग 2, इसी तरीके से कुछ चैप्टर, कुछ भाग 3 लिए, तो भाग 3 के अंदर है। और कुल अनुच्छेदों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में यही आपका क्या है, मौलिक अधिकार की बात होती है। बात क्लियर है, यही आपका क्या है, मौलिक अधिकार की बात बनती है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो मौलिक अधिकार की बात होती है कि मौलिक अधिकार का विकास सबसे पहले कहाँ होता है। देखिए एक तरीके से अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड सारे संविधान की जड़ है, या सारे संविधानों की जननी है, वहीं से निकले हैं। और राजा जॉन के दरबार में सबसे पहले कुछ लोगों को अधिकार दिए गए थे, वहीं से मौलिक अधिकार की संकल्पना सामने आती है। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मौलिक अधिकारों का जो जन्म है, जो जहाँ से विकास हुआ है, वो ब्रिटेन की देन है। वो ब्रिटेन से मौलिक अधिकार निकल करके आए हैं। अब बात आती है कि जो भारत है, भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से आए, तो भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से है, वो यूएसए की देन है। मौलिक अधिकार कहाँ से प्रभावित है, हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से प्रभावित हैं, वो यूएसए की देन है, ध्यान रखना। और ये कई बार पूछते हैं कि यूएसए, भारत का कौन सा भाग यूएसए से प्रभावित है, तो भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार, ध्यान रखना, भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार यूएसए से प्रभावित है, और यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से, बिल ऑफ राइट्स, इससे क्या है, ये प्रभावित है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि एक मौलिक अधिकार, या आप बता सकते हैं कि मूल अधिकार समिति बनाई गई थी, मूल अधिकार समिति। और मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, हमारे लौह पुरुष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा देखी होगी जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो मेरा आपसे सवाल है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस स्टेट में है। दूसरी बात, भारत में बहुत सारे स्टैचू बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोगों के स्टैचू हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक है, कि कौन कौन से स्टैचू करंट में बने हैं और कौन कौन से किससे संबंधित हैं। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कहाँ है ये आपको बताना है। इसके अलावा और कौन कौन से स्टैचू भारत में बन रहे हैं, किन किन का शिलान्यास हो चुका है, उन सबको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी उसे कृपया करके ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं यहाँ आगे बढ़ूँ तो यहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं ये कहूँ कि एक आपातकाल की व्यवस्था होती है। जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी, एक शांतिकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की, एक आपातकालीन शक्तियाँ। और जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं उसमें भी हमने तीन चीज़ें देखी थी, एक राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि दो मौलिक अधिकार उनका निलंबन नहीं होता। एक होता है आपका आर्टिकल 20 और एक होता है आर्टिकल 21, यानी कि दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनका निलंबन नहीं होता। ये क्या है, क्या इनके अंदर है, वो जानेंगे, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, आगे जानेंगे। यहाँ तक क्लियर है जो मैंने बताया। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में विकास कहाँ हुआ है, ब्रिटेन में। हमारा मौलिक अधिकार या भाग 3 किससे प्रभावित है, यूएसए से प्रभावित है और यूएसए की बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित है। मूल अधिकार समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये सवाल आप ध्यान रखेंगे। और आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकार, जो दो मौलिक अधिकार हैं 20 और 21,
इन्हें छोड़ करके सब मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मैं बताऊंगा अभी इसे किसका है डिटेल, ठीक। तो चलो मैं शुरू करता हूं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या, ठीक। चले, देखो यहां से एक आर्टिकल 12 राज्यों के बारे में बताता है, राज्य को परिभाषित करता है, राज्य क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो बस आप उसमें कोई बात ध्यान नहीं रखनी, बस ये ध्यान रख सकते हैं कि जो भाग 3 में राज्य की डेफिनेशन है वही सेम डेफिनेशन भाग 4 में भी है। कभी आपसे पूछा जाए कि भाग 4 के राज्य का जो व्याख्यान है वो किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल नंबर 12 हो जाएगा, लेकिन ये बहुत रेयर चांस है कि पूछा जाए। इसके अलावा आर्टिकल 13 आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि देखो एक चीज़ है, अगर मैं आपसे कहूँ लोकतंत्र की जान होती है न्यायपालिका, यानी कि वो जो नियम कानून जो हम बना रहे हैं उनका एक तरीके से आपका वो सही तरीके से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसकी देख रेख, यानी कि अगर मान कोई नियम बना उस नियम का हनन आपका होता है, या मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि जैसा आपका घर है, घर में मान लिया कि 4 सेब आए और आप 4 भाई बहन हैं, तो सबके लिए एक एक व्यवस्था है। तो अगर आपका वो एक सेब आपको नहीं मिल रहा है या एक में से आधा मिल रहा है, तो उस आधे सेब की कंप्लेन किससे करोगे? वो मम्मी पापा से करोगे, तो वो आपका मौलिक अधिकार है। उसी तरीके से अगर हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होता है, वो हमें पूर्ण तरीके से नहीं मिलते, तो हम उनकी सुनवाई के लिए अपनी गुहार लगाने के लिए कहाँ जाते हैं? कोर्ट्स में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं। इसलिए आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों का जो सजग प्रहरी है वो कौन है? वो न्यायालय है। मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी वो क्या है? वो न्यायालय है, ठीक है। देखो जब आरओ एआरओ या पीसीएस के लिए पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक बात को क्लियर करके पढ़ाऊंगा। अभी केवल वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूं दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा भी संभाल के चलना। देखो अभी हमें समेटना बहुत ज़्यादा है, तो अभी ज़्यादा दिमाग में चलाओ, अभी केवल थ्रू द पॉइंट रहो, अपने एग्जाम पे स्टिक रहो, अभी अपने एग्जाम पर फोकस करना है, वीडियो वीडियो पर। इसके बाद एक बार वीडियो वीडियो निपट जाए फिर देखिए कैसे एक एक बात को डिटेल में, अगर दिमाग की बत्तियाँ ना खोल दी तो बताना फिर मुझे, ठीक है। और अगर प्रयास अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब चैनल हो जाना चाहिए दोस्तों, या सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं बच्चे लोग, वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके यार सब्सक्राइब कर लो भाई। आप लोग अगर साथ हैं, वास्तव में प्रयास है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में शेयर कर दो भाई, कर दो यार, शेयर कर दीजिए वीडियो को, दूसरों तक पहुंचा दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए जो हम तक जुड़े हैं, ठीक है। चलिए शेयर जरूर कर रहे हैं आप लोग अपनी क्लास को। अब देखो मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। आर्टिकल 13 में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इसे सजग प्रहरी बनाया गया है। अब देखो मोटे रूप से मैं बात करूँ, मूल संविधान का मतलब कि जब संविधान लागू हुआ, और संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 मूल रूप से लागू हुआ। तो मूल संविधान के अंदर कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। बात क्लियर है? कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने थे? 7, ठीक। अब वो 7 कौन कौन से थे एक बार देखने पड़ेंगे, हमें गलती नहीं करनी। चलिए मैं दिखाता हूँ। पहला मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। पांचवा था संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। छठा था संपत्ति का अधिकार, और सातवां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 7 प्रकार के आपके क्या थे? मौलिक अधिकार थे। आर्टिकल भी डालना चाहूँ तो आर्टिकल भी देखिए, आर्टिकल 14 से 18 के अंदर व्याख्यान किसमें? इसमें। आर्टिकल
19 से लेकर के 22 के अंदर व्याख्यान इसमें है, आर्टिकल 23 और 24 इसमें है, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 इसमें है, आर्टिकल 29 और 30 इसमें है, ये आर्टिकल 31 में था और ये आर्टिकल 32 में। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपके 7 मौलिक अधिकार हैं जिनकी चर्चा होती है। अब देखो 7 मौलिक अधिकार ये तो रहे मूल संविधान में। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। यानी कि इनमें से एक कोई कम हुआ होगा। वो कौन सा है? वो संपत्ति का अधिकार है। अब बात ये आती है कि वो कब कम हुआ, कब बदलाव करा। तो देखिए, संविधान में बदलाव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो ये जो संविधान संशोधन हुआ वो 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब? 1978 में। कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसलिए ध्यान रखना 448। ठीक, और 1978 में क्या हुआ? ये संविधान संशोधन हुआ जिसमें क्या करा गया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके क्या बना दिया गया? एक विधिक कानून बना दिया गया, विधिक अधिकार बता दिया, विधिक अधिकार बना दिया इसे। विधिक अधिकार किसको? इसको विधिक अधिकार बनाया और इसे यहां से हटा करके कहां डाल दिया? भाग 12 आर्टिकल 300A। बात क्लियर है? इसे कहां डाल दिया? पार्ट 12 आर्टिकल 300A। गड़बड़ नहीं करना, ध्यान रखना। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। और ये सवाल पेपर में भर भर के आता है, खासकर यूके SSSC के पेपरों में बहुत बुरी तरीके से पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन मिलता है संपत्ति का अधिकार, और अमूमन ऑप्शन नंबर C में मिलता है। ठीक है, ये ऐसा करते हैं। कई बार ये भी पूछते हैं कि कहाँ रखा गया है? 300A में और भाग 12 में। बात क्लियर है? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, क्लियर हो गई बात? अब देखो, इसमें आपको मैं आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा सा भी आर्टिकल लेकर के चलेंगे। और देखिए, यहाँ पे सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते। इसीलिए मैं पहले समानता के अधिकार की बात करूँगा। आर्टिकल 14 से 18 की बात करते हैं। चलिए उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करने वाले नोट कर लो। ठीक है, बहुत मज़ेदार क्लास है, पेपर में सवाल बनेंगे सीधे सीधे। देखो, यहाँ अगर आप देखते हैं समानता का अधिकार, तो आर्टिकल 14 की मैं बात करता हूँ। और कई बच्चे आर्टिकल 14 में गड़बड़ करते होंगे। क्या करते होंगे? देखिए, ये 2 तरीके से आपको, जो भारतीय नागरिक है, पहली बात मौलिक अधिकार किसके लिए? भारतीय नागरिकों के लिए। ठीक, दूसरी बात, यहाँ मैं अगर मैं बताता हूँ, भारतीय नागरिकों के अलावा जो विदेशी आती है उन्हें भी कुछ अधिकार मिलते हैं। चर्चा करेंगे, एक एक बात को क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। देखो, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि ये कानून के समक्ष क्षमता, यानी विधि के समक्ष क्षमता, और विधियों का समान संरक्षण, और विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों प्रदान करता है। यानी कि ये व्यक्ति को विधि के समान समता, विधि मतलब होता है कानून, ठीक है, और विधियों का समान संरक्षण दोनों प्रदान करता है। अब ये दोनों स्टेटमेंट आर्टिकल 14 में ही। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, बच्चा गलती जो करता है वो ये करता है, अगर मैं ये कहूँ कि विधि के समान समता ये किससे प्रभावित है, तो ये ब्रिटेन से प्रभावित है, और विधियों का समान संरक्षण ये यूएसए से प्रभावित है। ये दोनों बातें अलग अलग संविधान से प्रभावित है, ध्यान रखना। और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जैसे गणित के अंदर फॉर्मूले होते हैं ऐसे ही कुछ फॉर्मूले यहाँ भी होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर केंद्र की शक्तियों की बात होगी, जहाँ केंद्र की शक्तियाँ ज़्यादा दिखाई देंगी, वहाँ केवल किस देश से हमारा प्रभुत्व दिखाई देता है, किस देश से प्रभावित मिलेगा हमारा संविधान? कनाडा से। जहाँ बात होगी कानून की, नियमों की, कोर्ट की, न्यायालय की, तो वहाँ सीधा पहुँच जाना कहाँ? अमेरिका। तो 2 टिप मैंने आपको दे दी, और ऐसी बहुत अनगिनत टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब मैं क्लास चलाऊंगा। अभी मैं थ्रू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ ये बातें नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ आपके साथ। देखिए,
तो ये बात क्लियर हो गई कि ये क्या कहता है कि भारतीय नागरिक को ये विधियों के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, दोनों बातें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। ये अमेरिकी संविधान से और ये ब्रिटेन के संविधान से। आर्टिकल नंबर 15 की बात करता हूँ। तो आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? ये राज्य को ये निर्देशित करता है, राज्य को ये कहता है कि वो व्यक्ति के मूल जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान इसके आधार पर विभेद करने से रोकेगा। यानी कि आपको इन सब के आधार पर किसी व्यक्ति से आप अंतर नहीं कर सकते, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। और आर्टिकल 15 पे एक बहुत अच्छी फिल्म भी बनी थी, आयुष्मान खुराना जिसमें एक्टर थे, नायक थे। तो अगर आपको, खैर अभी मत देखना, अभी पेपर की तरफ थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि आज शायद 13 तारीख हो गई है, हमारे पास बहुत कम समय है, उसे ज़रूर देख लेना बाद में। तो आप डाल सकते हैं कि ये क्या करता है। आर्टिकल नंबर 15 राज्य को जन्म, जाति, मूल, वंश, धर्म, ठीक है, कुछ बचा, लिंग, इसके आधार पर विभेद करने से रोकता है। बात क्लियर हो गई। 18 आर्टिकल नंबर 16, देखो 16 क्या कहता है? 16 कहता है कि जितनी भी सार्वजनिक सेवाएं हैं उन सब में बराबरी का अधिकार दीजिए। यानी कि एक मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं या जो भी हैं उनमें बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। तो वो किसके अंदर बात होती है? आर्टिकल 16 के अंदर होती है, ठीक है। मोटे तौर पर कहिए सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता, सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता, वो यहाँ मिलता है। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे बता दूंगा, देखो मैं यहाँ पे, ठीक है। 17 यानी कि एक साथ, 17 यानी कि एक साथ रहिए, या एक तरीके से आप देखिए 4 लोग एक समान होने चाहिए, तो इसलिए विधि के समान क्षमता यहाँ मिलती है। आर्टिकल 15 मैंने बता दिया कि 15 साल की उम्र के बाद कोई जाति, लिंग, वंश नहीं होता, हम सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद 16 साल की उम्र में जब बच्चा काम धंधा देखेगा तो उसमें अवसर की समानता मिलनी चाहिए। और 17 में सबको एक साथ रहना चाहिए, यानी कि छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, ठीक है। वो किस में आता है? वो आर्टिकल 17 में आता है, अस्पृश्यता का अंत। बात क्लियर? यानी कि छुआछूत का अंत कर देना चाहिए। और अगर आप भारतीय संविधान को पढ़ोगे, अभी आपने किताबों में किसी में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो, लेकिन भारतीय संविधान की कॉपी अगर आप ओरिजिनल कॉपी मंगाओगे, एक तरीके से जो कॉपी मिलती है मार्केट के अंदर, उसमें पढ़ोगे तो ये सीधा सीधा कहता है कि आज दिनांक, यानी कि संविधान लागू होने के साथ ही हम ये अनुवादित करते हैं कि आज से भारत में अस्पृश्यता ख़त्म कर दी जाती है, और जो ऐसा करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, वो दंड का अधिकारी होगा। तो 17 देखना है। आर्टिकल 18 मोटे तौर पर आपको देखना है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता भी नहीं है, लेकिन आर्टिकल 18 क्या कहता है कि सभी उपाधियों का अंत कर दो, सभी उपाधियों का अंत। वो किस में आता है? वो आर्टिकल नंबर 18 में देखने को मिलता है। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि अगर कोई देश आपको उपाधि देना चाहता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के अनुसार ही ले पाओगे, यानी कि उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखना, वो ये ध्यान रखना है कि भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण, ठीक है, पद्मश्री या सेना के द्वारा दिया गया कोई भी शौर्य चक्र, अशोक चक्र, वो सब क्या होते हैं? वो उपाधियों के अंदर नहीं आते हैं। तो वो सेना या भारत सरकार किसी को अवार्ड दे सकती है, वो उपाधि नहीं होती है। और उपाधि अगर कोई दूसरे देश से लेना चाहते हैं तो उससे पहले राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति अनिवार्य होती है। तो ये बात मैंने आपको आज बताई। इस तरीके से आपको समानता का जो अधिकार है 14 से 18 वो ख़त्म हो जाता है। आई थिंक आपको बात समझ में भी आई होगी। थोड़ा सा मुझे यहीं आपको बताना है, मैं इसे यहीं रख रहा हूँ पॉलिटी को, थोड़ा सा इसमें मैं कंप्यूटर की बातें बता रहा हूँ। कंप्यूटर तो देखिए मैंने पहले आप लोगों को थोड़ी सी बात बताई थी जिसमें मैंने आपको मेमोरी वगैरह पढ़ाया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत प्यार से उसे देखा। ध्यान से देखिए कंप्यूटर व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा ही लगता है कि सच में ये फ्री के नंबर है।
अगर आप मुझसे पूछोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको कोई बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से सवाल हो जाते हैं और 3-4 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ आज मैं आपको आईपोस बता रहा हूँ, बस इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसे ज़रूर देख लेना। कई बच्चे गलती कर बैठते हैं इसमें। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, कंप्यूटर जो होता है वो किस सिस्टम पर काम करता है? वो आईपोस सिस्टम पर काम करता है। बहुत सारे बच्चे ये जानते भी नहीं हैं कि वो किस सिस्टम पर काम करता है। वो आईपोस पर काम करता है, यानी कि इनपुट प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट और देन स्टोरेज, यानी कि भंडारण। मोटे तौर पे जान लो, कई बार इसे कर्म में लगाने को पूछते हैं। पहले पूछेंगे बताइए कंप्यूटर किस सिस्टम पे काम करता है, उसकी श्रृंखला क्या है? आईपोस, इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज। आप पहले इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग करता, फिर वो आपको आउटपुट दिखाता है और देन आप सेव करते हैं, देन वो सेव होता है। ठीक है, इस सिस्टम पे काम करता है। अब इसमें क्या है कि कोई डिवाइसेस है, जैसे मैं सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस डाल रहा हूँ, माउस। देखो अब इसे हिंदी में नहीं लिख सकता मैं, अगर हिंदी में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा माउस। अब कहो कि चूहा लिख दो सर, तो वो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, माउस आपने देखा भी होगा वो चूहे जैसा कंप्यूटर अगर आपने चलाया होगा। कीबोर्ड, अच्छा एक मोटी मोटी तौर पे आप एक काम कर लेना कि माउस के अंदर 3 बटन होते हैं, यहीं पे लिख लेना। ठीक है, कहोगे 3 बटन कैसे? देखो अगर ये माउस है ना बच्चे, बीच में एक स्क्रोलिंग का होता, तो एक लेफ्ट एक राइट और बीच में जो स्क्रोलिंग बटन भी होता है, ये भी दबता है, ये भी दबता है और ये स्क्रोलिंग वाला बटन भी दबता है। तो इसलिए 3 बटन माने जाते हैं माउस में। कीबोर्ड के अंदर जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके अंदर 104 की माने जाते हैं, यानी कि ABCD 1 2 3 जो भी कुछ होता है वो सब 104 माने जाते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद एक होता है OCR। OCR की फुल फॉर्म डालिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। पेपर में बहुत आती है बेटे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैं यहीं पर डाल दे रहा हूँ। फुल फॉर्म भी पूछता है और पूछेगा कि OCR बताइए कैसा डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस है। एक होता है बेटा इसमें BCR। BCR यानी कि बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, आप कभी मॉल में गए होंगे तो मॉल में ऐसा होता है ना कि इस तरीके से लगा होता है, उस पर काले काले है ना नंबर से होते हैं, चिट सी होती है, वो एक हाथ में माइक सा लेते हैं और ऐसे लाल सी रोशनी डालता है और उसे स्कैन करते हैं, वो तुरंत उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, तो उसी को कहते हैं बार कोड रीडर। ठीक है, ध्यान रखिए वो इनपुट डिवाइस है। इसके बाद एक इसमें OMR है। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी आपको ध्यान रखना मेरे प्यारों। एक होता है MICR, ये भी इनपुट डिवाइस है। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नेटिक इंक, पेपर में आता है सवाल, यहाँ से क्या आता है पता है? पूछते हैं कि MICR में R का क्या मतलब होता है, और बच्चे बहुत गलती करते हैं। इसका मतलब होता है रीडर। समझ गए मैंने क्या कहा? MICR में पूछेंगे कि R का क्या मतलब होगा, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। ठीक है, ऑप्शन में रीडर, रिकॉग्नाइजेशन, कुछ इस तरीके से डालते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है? इनपुट कैरेक्टर हैं। इसके अलावा स्टाइलस। स्टाइलस क्या होता है कि अगर आप देखोगे एक तरीके से हम पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, और ये दिखाने के लिए होता है PDF वगैरह या इस तरीके की जो हम लोग बनाते हैं। स्कैनर तो आप जानते होंगे, स्कैन करते हैं रख करके हम लोग। इसके अलावा जॉयस्टिक, अगर आप कभी गेम वगैरह खेले होंगे तो एक ऐसे हैंडल सा होता था बचपन में, अगर आपने देखा होगा, जिससे गेम वगैरह खेले जाते थे, तो गेमिंग डिवाइस एक तरीके से क्या है? जॉयस्टिक है। इसके अलावा वेबकैम, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या एक तरीके से उसके मोबाइल के ऊपर भी कैमरा होता है, वो भी एक तरीके से क्या है? इनपुट डिवाइस ही होता है। नोट कर लेना सारे के सारे, आई थिंक दिख पा रहे होंगे। और देखिए और इम्पोर्टेंट क्या क्या है इनपुट डिवाइसेस, मैं सारे लिख दे रहा हूँ। वेबकैम हो गया, लाइट पेन होता है एक बच्चे, लाइट पेन होता है। इसके अलावा ट्रैक बॉल होती है, ये सब इनपुट डिवाइसेस है। इसके अलावा टच पैड होती है, लैपटॉप चलाया होगा आप लोगों ने, और उसके अंदर एक ऐसे लैपटॉप पे नीचे ऐसे पैड होती है, जिसमें इस तरीके से बटन होते हैं, जिस पर आप उंगली से क्या करते हैं? ऐसे करते करते चलाते हैं ना, माउस की तरीके से। माउस नहीं होता लैपटॉप में, तो ये इसी को बोलते हैं टच पैड, और ये फाइबर की बनी होती है, ध्यान रखना फाइबर की बनी होती है। ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि टच पैड किसकी बनती है? फाइबर की बनती है। इसके अलावा बायोमेट्रिक तो आपने सुना ही होगा, पेपर दिए होंगे तो अंगूठा लगाते हैं, या आजकल
पैसे वैसे भी निकालते हैं अकाउंट से, तो अंगूठा वगैरह लगा के, वो अभी तो इन्फॉर्मेशन आपकी इनपुट ही कर रहा होता है। इसके अलावा माइक्रोफोन का आप लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं आप लोग, वो भी क्या है इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन आप लोग फ़ोन वगैरह चलाते हैं तो वो भी टच स्क्रीन, और QR कोड रीडर, ये सब क्या है बेटा मेरे इनपुट डिवाइस हैं। ज़रूर देख लेना, सारे के सारे महत्वपूर्ण। इसके अलावा देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर अगर मैं डालूँ तो एक तो आप माइक्रो प्रोसेसर डाल सकते हैं। अमूमन देखिए हमारे पेपर में या तो इनपुट डिवाइस पूछता है या आउटपुट डिवाइस पूछता है, ठीक है, दो की ही बात होती है, लेकिन डाल देते हैं। रैम और रोम ये किस में डालोगे बेटा, ना वो इनपुट है ना वो आउटपुट डिवाइस है, वो प्रोसेसिंग के अंदर आता है। और तीसरा मदरबोर्ड, आपने कई बार सुना भी होगा मदरबोर्ड के बारे में, तो मदरबोर्ड ये आपका प्रोसेसिंग का पार्ट है। आउटपुट के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैं डाल रहा हूँ मॉनिटर, जो आप कंप्यूटर की स्क्रीन देखते हैं, मॉनिटर एक तरीके से। प्रिंटर, जो आप प्रिंटर निकालते हैं वो आ जाएगा। इसके अलावा स्पीकर आ जाएगा। इसके अलावा प्लॉटर और प्रोजेक्टर, ठीक है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने डाल दिए। स्टोरेज आप सभी जानते हैं, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है। फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, ऑप्टिकल डिस्क हो सकती है। अगर आपने इससे पहले कंप्यूटर की क्लास नहीं देखी होगी तो प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगी वीडियो री एग्ज़ाम की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर शायद आई थिंक 9 या 10वीं क्लास होगी जो कंप्यूटर आधारित थी, सारी की सारी, उसे ज़रूर देख लेना। उसमें स्टोरेज को मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन करा, उसमें एक एक बात को क्लियरली बनाई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पेन ड्राइव डाल सकते हैं आप, पेन ड्राइव आज इसी के अंदर आ जाएगी, जिप ड्राइव इसी के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा आप चिप बोलते हैं ना, चिप मेमोरी कार्ड बोलते हैं, वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे स्टोरेज इंपॉर्टेंट होता है, इनपुट डिवाइसेस और आपके आउटपुट डिवाइसेस। इसमें इतनी बातें रख रहा हूँ मैं आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा अगर प्रयास अच्छा लग रहा है तो देखिए क्लास को शेयर ज़रूर करिए, दूसरे लोगों तक हमें पहुँचाइए यार, ताकि हम लोगों के साथ एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकें, हम आगे बढ़ सकें सबके सब। देखिए ठीक है कि कंपटीशन में ऐसा होता है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि शायद उसे ना पता चले, उसके साथ ये हो जाए, लेकिन आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक रहेगा। देखिए ज्ञान को बांटिए, जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाइए, और देखिए इससे कंपटीशन नहीं बढ़ता, ये हमारी सोच है। आप अपना लेवल बढ़िया करिए, दूसरा जो कर रहा है उसे करने दीजिए, लेकिन आप लोग हमारे लिए गुरु दक्षिणा के रूप में शेयर तो कर ही सकते हैं, तो शेयर कर दीजिए यार, ठीक है। तो शेयर ज़रूर करिए। कोई भी डाउट हो तुरंत आप लोग मैसेज करिए, कमेंट करिए, तुरंत का तुरंत, ठीक है। बिल्कुल भी कोई भी डाउट हल्का सा भी मन हो तो मैसेज में डालिए, सर ये प्रॉब्लम है, क्या ये डाउट है, तो उसमें देखा जाएगा, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। और जो लोग कमेंट करते भी होंगे उन्हें पता होगा कि उस पर आंसर ज़रूर मिलता है, ठीक है। हम सबके कमेंट्स पढ़ते हैं और सबको देखते हैं कौन क्या कर रहा है, ठीक। आप कमेंट जरूर करिए। इसके अलावा अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिए, आप लोग मेहनत के साथ काम करिए, मंजिल मिलेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।